So, hey everyone, welcome back to my channel. And in this video, I'm gonna discuss unit number 9 from MEG 1 British Poetry. MEG 9 मतलब MEG 1 का यूनिट नंबर 9 है मॉडर्निस्ट पोइट। अब मॉडर्निस्ट पोइट कौन थे? वो पोइट जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके टाइम पे अपनी पोइट्रीज लिखी थी। तो इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में बात आ रही होगी एलियट की, क्योंकि ऑब्वियसली एलियट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्निस्ट पोइट, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने वेस्टलैंड लिखी थी, जो कि बहुत फेमस है। अब इसमें W.B. येट्स भी हैं जिन्होंने नो सेकेंड ट्रॉय लिखी थी, लेड एंड सॉन लिखी थी। तो ऐसी कुछ अच्छी अच्छी पोइट्री हैं जो इस एरा में लिखी गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ आर मैजिक एंड सिम्बलिज्म रिलेटेड टू येट्स पोइट्री? मैजिक एंड सिम्बलिज्म को शो करना है आपको येट्स की पोइट्री में। तो आपको पता होना चाहिए पहले बात तो यही कि येट्स ने कौन कौन सी पोइट्री लिखी है, ठीक है। अगर आपको उनकी पोइट्री पता है देन यू कैन रिलेट द क्वेश्चन कि उस क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो येट्स ने नो सेकेंड ट्रॉय लिखी थी एंड ईस्टर लिखी थी आई थिंक, और लेड एंड सॉन लिखी थी। तो उसको आपको शो करना है। तो जो येट्स थे वो एक आयरिश पोइट थे। तो आयरिश के उन्होंने बहुत सारे सिम्बलिज्म को अपनी इस वर्क में, पोइट्री में यूज़ किया हुआ है। काफ़ी सारे सिम्बल्स हैं जो कि उन्होंने यूज़ कर रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिंग आउट द इमेजेस्ट एलिमेंट इन एलियट्स पोएम विद द रेफरेंस ऑफ वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड को इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि वेस्टलैंड में क्या कहानी चल रही है और कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हो रखे हैं। आप इसमें सिंपली वेस्टलैंड के 5 पार्ट्स हैं, आप 5 पार्ट्स में से थोड़ा थोड़ा करके हर पेज को, अगर आप एक पार्ट को 1 पेज में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं देन यू आर गुड टू गो, क्योंकि आपका पेज ही आपको मुझे लगता है 5 पेजेस 6 पेजेस ही लिखने होते एक क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोल रखा है? कमेंट ऑन द येट्स पोएटिक यूज ऑफ एम्बिवेलेंट एटीट्यूड टू द ईस्टर रिबेलियन इन ईस्टर 1916। इसमें आपको क्या बताना है कि जो येट्स हैं उन्होंने कौन से पोइटिक यूज़ करे हैं जो कि उन्होंने अपनी इस पोइट्री में करे हैं ईस्टर 1916 में। तो रिबेलियन क्या होता है? किसी भी चीज़ के खिलाफ उठना, किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, रिबेल करना। तो इस पोइट्री को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा है कि जो येट्स हैं वो किस तरीके से आयरिश सोसाइटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और उस टाइम पीरियड के जो आयरलैंड में हो रहा था उस टाइम के रिवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो आपको सिंपली वो इस क्वेश्चन में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसमें W.B. येट्स को बताना है कि एज अ मॉडर्निस्ट पोइट, तो मॉडर्निस्ट पोइट की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो येट्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएट है, जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत ज़्यादा अपने कंटेम्प्रेरी से, जैसे कि एलियट थे, एजरा पाउंड थे, ऑडेन थे, W.B. ऑडेन। तो ये कुछ ऐसे ऐसे लोग थे जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे और उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर येट्स ने भी अपनी पोइट्री लिखी थी। और अगर मैं कुछ मेन थीम्स की बात करूँ जो कि मॉडर्निस्ट पोइट जो थे अपने आप में इंक्लूड करते थे, वो था उनका लव, आयरिश नेशनलिज्म थी, इनकी मिस्टिसिज्म था, और मॉडर्निज्म, यही सारी चीज़ें थी जो बार बार थीम की तरह से यूज़ होती थी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि येट्स की पोइट्री में भी ये सारी चीज़ें हैं। उनका आयरिश को लेके अपना लव था, उन्होंने अपनी नेशनलिज्म को शो किया, मिस्टिसिज्म को शो किया अपनी पोइट्रीज़ में, इसीलिए वो एक मॉडर्निस्ट पोइट कहलाते हैं। और उनका जो एटीट्यूड था वो येट्स जो थे एज अ मॉडर्न पोइट वो एंटी रैशनलिस्ट थे, उनका जो एटीट्यूड था वो शो कर रखा है। तो आप ये बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 में भी आपको ईस्ट 1916 को बताना है या फिर आपको नो सेकेंड ट्रॉय को बताना है। नो सेकेंड ट्रॉय में बोलूँगी ईजी है ईस्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि नो सेकेंड ट्रॉय बहुत ही आसान सा है। आपको उसमें एक क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख सकते हैं, आपको उसका बैकग्राउंड भी पता है कि वहाँ पे आयरिश लोगों के लिए बोला गया है। उन्होंने अपनी बिलवेड को बोला था कि जो उनकी बिलवेड थी उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी एंड देन उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद उन्होंने लिखा कि वो जो लड़की थी जिसके लिए इन्होंने लिखा था, आई फॉरगॉट द नेम, कि उस लड़की का नाम क्या था जो भी इनकी बिलवेड थे। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि उसकी जो ब्यूटी है, उसकी ब्यूटी पर ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं कि कैसे वो इतनी ब्यूटीफुल है, उसकी ब्यूटी है, लेकिन एक तरफ तो वो ब्यूटीफुल है, दूसरी तरफ वो लोगों को भड़का रही है कि वो रिबेल करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ताकि जो आयरलैंड है, जो आयरिश लोग हैं, वो फ्री हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है वेस्टलैंड बार बार आएगा और बहुत बार आएगा। वेस्टलैंड के ऊपर चाहे आरटीसी आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, पोइट्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर वेस्टलैंड रिपीट होता है। नो सेकेंड ट्रॉय रिपीट होता है, और आपने देखा कि ईस्टर भी रिपीट हो रहा था। आप ईस्टर की भी समरी को रट सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोबारा से मुझे लगता है रिपीट हुआ है।
अभी मैंने बताया था जिसमें मैजिक और सिंबलिज्म था उसमें, और इसमें माइथोलॉजी को भी ऐड कर लिया है। तो माइथोलॉजी में भी आप, माइथोलॉजी क्या होती है, ऐसी चीज़ें जो कहीं सुनाई बातें हैं बस आगे से चली आ रही हैं, तो वो। उसके बाद क्वेश्चन एक आया हुआ था कि एलियट के ऊपर आपको कमेंट करना है, मतलब 4-5 पोइट थे, आपको उनमें से किसी भी एक पोइट के ऊपर कमेंट करना था। तो एलियट ईजी है क्योंकि आपको पता है, अगर अगर इसके ऑप्शन में वर्ड्स बताते हैं या फिर ऐसा कोई पर्सन आता है, स्पेंसर आता है, तो मैं बोलूँगी कि वर्ड्सवर्थ ईजी है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री भी आसान है, वर्ड्सवर्थ का जो बैकग्राउंड है मतलब कि रोमांटिसिज्म वो भी ईजी है कंपैरिजन टू एलियट, क्योंकि एलियट जो है वो मॉडर्निस्ट पोइट है, तो मॉडर्निज्म उतना कुछ खास है नहीं, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है कंपैरिजन टू रोमांटिसिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर से वही पूछा गया है 9 की वेस्टलैंड है वो एक मॉडर्निस्ट पोयम है, कैसे, तो आपको ये प्रूफ, अब इसमें भी ऐसा ही है कि आपको वेस्टलैंड को एक्सप्लेन कर देना है। गेम ऑफ चेस है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, तो आपने जब इसको पढ़ा था, वेस्टलैंड को पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा कि इस पोइम में क्या दिखा रखा है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन हो गया है, जो लाइफ लोगों की एकदम मशीन टाइप बन गई है, उन सब चीज़ों को शो कर रखा है। जो लाइफ अब बैरन हो गई है, ज़मीनें बंजर हो गई हैं, कुछ यहाँ पर लाशें पड़ी हैं, कुछ वहाँ पर पड़ी हैं, या फिर इसमें प्रोस्टिट्यूशन को भी शो कर रखा है। द गेम ऑफ चेस है आई थिंक, उसमें बता रखा है कि एक वुमेन है वो अपना कैसे अपने रूम में बैठी हुई है, और उसका जो बॉडी पोस्चर है वो किस तरीके से थोड़ा सा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो बना रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोबारा से वही है कि आपको ईस्टर 1916 को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो ईस्टर 1916 को आप कहीं पे साइड में लिख लीजिए, वेस्टलैंड को लिख लीजिए, और पोर्फेरियाज लेवर, नो सेकंड ट्रॉय, ये कुछ ऐसी मेन पोइट्री हैं जो बार बार आ रही हैं। और अगर मैं सिंपली 2 पोइट्री की बात करूँ तो ईस्टर को रख लीजिए और वेस्टलैंड को रख लीजिए, क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे चाहे जैसे ही आएँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में बताना है आपको, कमेंट ऑन द अपोजिशन ऑफ आर्ट एंड लाइफ एंड यूथ एंड ओल्ड एज इन सेलिंग टू बाइजेंशियम। तो ये वाली पोइट्री बहुत अच्छी है, मतलब बहुत इजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक कहानी की तरह आप इसे याद कर सकते हैं इजीली कि किस तरीके से लाइफ एंड आर्ट और जो यूथ है, जो ओल्ड एज है, वो आपस में शो करके अपोजिट की तरह, कि अगर आर्ट है और एक तरफ लाइफ है, एक तरफ यूथ है, एक तरफ ओल्ड एज है। जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि कुछ बर्ड्स है वो पेड़ पर हैं और कुछ लोग हैं उन्हें एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन है जो पोइट है वो अब बोर हो चुका है इन सब चीज़ों से, साइंशियल चीज़ों से, तो वो कहीं दूर जाना चाहता है जहाँ पर वो आर्ट को एंजॉय कर सके। तो वो बाइजेंटियम चला जाता है, वहाँ पर वो बहुत सी ऐसे मॉन्यूमेंट्स को देखता है जो कि कभी भी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जो लाइफ है वो क्या है, डिके होकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाली पोइट्री बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। देन बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है ईस्टर 1916 या फिर एडम्स कर्स, किसी एक को एनालाइज करना है। ईस्टर फिर से आ रहा है, मतलब ईस्टर आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 है एलियट्स का यूज़ ऑफ माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का क्या यूज़ हुआ है उनकी जो पोइट्री है वेस्टलैंड में। तो इसमें भी आपको वेस्टलैंड को एक्सप्लेन करना है विद द यूज़ ऑफ माइथोलॉजी जो कि इन्होंने यूज़ करी है। तो वेस्टलैंड के 4-5 पार्ट्स हैं जो कि हर एक पार्ट्स में कोई ना कोई ऐसी एक माइथोलॉजी, एक स्टोरी इन्होंने दे रखी है, तो आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको बताना है यीट्स ने किस तरीके से हिस्ट्री को यूज़ किया है लेडी लेजुली में और ईस्टर 1916 में। तो इन दोनों में से कोई भी आपको यूज़ करना है, एक पोएम या फिर आपको दोनों करने हैं। इसमें आपको दोनों करने हैं कि किस तरीके से यीट्स ने हिस्ट्री को यूज़ किया है। तो हिस्ट्री तो कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि यीट्स पहली बात तो किस नेशनैलिटी से बिलोंग करते थे। अगर वो आयरिश थे तो उन्होंने आयरिश में आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें इंस्पायर होकर अपना वर्क लिखा है। उस टाइम पे जो रिबेल हो रहा था या फिर जो आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा था फॉर द फ्रीडम, उस चीज़ को एज अ हिस्ट्री बनाकर उन्होंने अपनी दोनों ही वर्क को लिखा हुआ है। तो मेनली जो भी मॉडर्निस्ट पोइट थे उसमें 2 ही 3 कंसर्न है। एक तो आपको दिखा रखा है कि कितना ज़्यादा जो लाइफ वो चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है? बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जो भी उस टाइम पे डैमेज हुआ था उसकी वजह पे एलियट ने अपनी वेस्टलैंड लिखती है जो कि बहुत फेमस है। और जो आयरलैंड में उस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा था उसके रिगार्ड्स में जो यीट्स थे, WP यीट्स थे, उन्होंने अपनी पोइट्रीज़ लिखी हैं, जैसे कि ईस्ट है, लेडी लेजुली है, या फिर उनकी अपनी जैसे कि उन्होंने लिखी है नो सेकंड ट्रॉय है वो उनकी, उसमें भी इन्होंने शो कर रखा है पूरा जो प्रोटेस्ट है, रिबेलियन का जो टाइम दिखा रखा है। तो वो 2-3 बैकग्राउंड है जो कि आपको पता। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट के ऊपर। पोस्ट मॉडर्निस्ट में आपके
जैसे कि प्लाथ आ जाएंगी, डायलन थॉमस आ जाएंगे, कन्फेशन पोइट्री आ जाएंगी, ये सब।